आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर को लोग पीके भी बुलाते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इन दिनों काफी चर्चा में है। उनको लेकर कई राजनीतिक नेता और सांसद लोग बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो अब संन्यास ले चुके हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर कुछ दिनों पहले ही ये अनाउंसमेंट की थी कि वो अब संन्यास लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का काफी अहम रोल था। प्रशांत किशोर ने एक रणनीति तैयार की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल में बीजेपी जो है वो 100 के पार नहीं जा पाएगी और वहां पे ममता की सरकार बनेगी, और जो कई हद तक सही साबित हुई है। बंगाल में 2 तारीख को नतीजे आए। विधानसभा के नतीजे आने के बाद सारी चीजें साफ हो गई और बंगाल में अब ममता की सरकार बन गई है और बीजेपी 100 के पार नहीं जा पाई। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जब से संन्यास लेने का फैसला किया है तब से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी झटके में हैं। आपको बता दें इसलिए वो झटके में हैं क्योंकि अगले साल ही वहां पे चुनाव होने हैं जिसमें अमरिंदर ने प्रशांत किशोर को अपना सलाहकार बनाया था, लेकिन अब वो संन्यास ले चुके हैं जिसकी वजह से अमरिंदर के लिए काफी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ चुकी है। अब देखना ये है कि सारे राजनीतिक कार जो हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो है वो काफ़ी अच्छा और लंबा सफ़र रहा है और उनकी जो रणनीति बनती है वो काफ़ी हद तक सही होती है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में डीएमके की जीत के कारण एक बार फिर चर्चा में हैं। निश्चित रूप से इन दोनों राज्यों में एक साथ जीत के कारण उनके आलोचक, जिनकी संख्या उनके प्रशंसकों से कई गुना अधिक है, शांत रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में 2 सच्चाई है। एक, आज तक उन्होंने अभी तक पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा है। उसके बावजूद देश में एक काबिल राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उनकी छवि इस जीत के बाद और भी मजबूत हुई है। दूसरी, आप सत्ता में हो या विपक्ष में, अगर आपके सामने प्रशांत किशोर हैं, भले ही आप विश्व के सबसे बड़े और मजबूत संसाधन वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या कार्यकर्ता, और चुनाव के मैदान में देश की संस्था और एजेंसियां आपकी मदद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगी हों। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद अब धारणा ये बनती रही है कि आपकी जीत मुश्किल है और हार तय है। प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग पीके के नाम से अधिक या जानते हैं या बुलाते हैं, ये हालांकि बंगाल की जीत के बाद घोषणा कर दी है कि वे अब अपने वर्तमान काम को जारी नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन पीके के घोर विरोधी इस बात पर यही प्रतिक्रिया होती है कि आप पानी से मछली निकाल सकते हैं, लेकिन राजनीति से प्रशांत का फोकस शायद खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा कहा जाने लगा है कि प्रशांत किशोर बिना खाना खाए तो रह नहीं सकते, लेकिन राजनीति या राजनीतिक अभियान से उनको दूर रखना मतलब आज के समय में परिप्रेक्ष्य में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद। लेकिन आज के तारीख में सब यह जानना चाहते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर में ऐसा क्या गुण है कि सब मतलब वो चाहे नीतीश हो या उद्धव या जगन या ममता या कैप्टन अमरिंदर या अरविंद केजरीवाल, विधानसभा में जीत का लक्ष्य पाने के लिए अपनी पार्टी की रणनीति, नीति और उसे लागू करने के लिए सबसे बेहतर मानते हैं। इसका जवाब अगर आप पीके से पूछेंगे तो वो यह कहते हैं कि वो अपने सामने वाले को कभी कम आंकने की गलती नहीं करते हैं, और जब भी किसी के साथ उनके प्रचार अभियान का काम संभालते हैं, उसकी शक्ति से अधिक विरोधी के गुण दोष का बारीकी से अध्ययन करते हैं। हर नेता के साथ उनका रवैया अलग अलग होता है, लेकिन वो मिड कोर्स
करेक्शन की गुंजाइश भी रखते हैं। जैसे 2015 के बिहार चुनाव के समय उन्होंने लालू यादव से तालमेल करने में शुरू के दिनों में अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सभा मुजफ्फरपुर में हुई, उसी रात वो लालू यादव से मिलने पहुंच गए, क्योंकि उस रैली में उन्हें अंदाजा हो गया था कि बिहार में नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए लालू यादव के बिना इस चुनाव में बात नहीं बनने वाली। एक बार लालू यादव के साथ बातचीत का रास्ता खुल जाने के बाद प्रशांत ने पूरे चुनाव से सरकार बनने तक एक ईमानदार संयोजक की भूमिका अदा की। कई बार सीटों के नाम पर उम्मीदवार को लेकर तालमेल खटाई में पड़ जाता था, लेकिन मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। यही कारण है कि एक बार कांग्रेस पार्टी का यूपी में काम संभालने के बाद उन्होंने पटना का वापस रुख नहीं किया, जिसका खामियाजा उन्हें व्यक्तिगत रूप से उस समय उठाना पड़ गया था। नीतीश ने भ्रष्टाचार के बहाने वापस भाजपा के साथ घर वापसी की। यूपी के चुनाव में करारी हार के बाद ये बात अलग है कि पंजाब की जीत की कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन ये भी सच है कि उस चुनाव में जब वो चंडीगढ़ पहुंचे थे तो उनके कई शुभचिंतकों ने उन्हें इस आधार पर दूर रहने की सलाह दी थी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार बननी तय है। हर सर्वे में आपको 100 से अधिक सीटें आ रही थी और कैप्टन के बारे में मशहूर था कि वो गर्मियों में लंदन छुट्टियां मनाने जाते हैं और शायद ही वो प्रचार में जी जान से जुटे। लेकिन ये भी सच है कि बंगाल से पूर्व उस चुनाव में भी प्रशांत ने दावा किया था कि 75 से कम सीटें आएंगी तो वे ये काम छोड़ देंगे। हालांकि यूपी के नतीजों के बारे में उनकी यही सफाई रहती है कि जो उन्हें कांग्रेस पार्टी के द्वारा वादा किया गया वैसा हुआ नहीं और कई महीनों तक कैंपेन ठप रहा, जिसका प्रतिकूल असर हुआ। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के नेताओं के साथ कटु अनुभव या यूपी में हुई हार के बाद उन्हें कोई अधिक भाव नहीं दे रहा था। हालांकि जगनमोहन रेड्डी के लिए उनकी टीम ने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक गलती की जिसका एहसास उन्हें पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ और वह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपने अंदर के स्नेह और प्रेम के चक्कर में वे फिर उनकी शरण में गए, जो उनके राजनीतिक जीवन की एक चूक थी। ये इसलिए नहीं कि नीतीश, जिन्होंने बार बार सार्वजनिक रूप से माना कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर बनाया, लेकिन उसी भाजपा के दबाव में उन्हें दरकिनार भी कर दिया, क्योंकि नीतीश के घर पर बैठकर जो युवाओं में जनता दल यूनाइटेड को पहुंचाने की पीके योजना बना रहे थे, वो बिहार भाजपा के नेताओं को रास नहीं आ रही थी। वहीं नीतीश को भी लग रहा था कि प्रशांत किशोर को लेकर भाजपा के साथ संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है। इसलिए जनता दल के प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलना शुरू किया, तो उनके पास इस बात का प्रमाण था कि पार्टी अब उनको अलग थलग कर रही थी और इसके लिए नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच एक अलिखित समझौता हो चुका था। लेकिन प्रशांत किशोर को अब इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि अगर उनको राजनीति और रणनीतिकार के रूप में अपने आप को बचाना है तो भाजपा को सामने से चुनौती दीजिए। वहीं अब बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में वो अपने ब्रांड को कैसे नई चुनौतियों से सामना कराने के लायक बनाते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि देश की राजनीति में 2 राज्यों के परिणाम सबसे अहम माने जाते हैं। वो है एक उत्तर प्रदेश और दूसरा गुजरात, और यहाँ जब तक वे भाजपा को पराजित करने में कामयाब नहीं होते तब तक राज्यों में उनकी सलाहकार और रणनीतिकार के रूप में दुकान तो चलती रहेगी, लेकिन देश की राजनीति में आकर दिल्ली की गद्दी मनपसंद व्यक्ति को बैठाने की उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो पूरी नहीं होने वाली। प्रशांत किशोर इन वजहों से काफी चर्चा में हैं और काफी राजनीतिक कार जो है उन्हें याद करेंगे और
आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का काफ़ी लंबा समय रहा है। उन्होंने लालू यादव, उद्धव ठाकरे और अमरिंदर केजरीवाल सबके लिए कहीं न कहीं रणनीति तैयार की है और वो काफ़ी हद तक जो है वो सही साबित हुई है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।